नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर। और पुंडीर सर बंगाल के मामले में एक्सपर्ट हैं एंड इसके साथ साथ फौजी पत्रकार रहे। पहल बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरीके से निर्माण हो रहा है, एक बहुत वो कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो द होल हो क्या रहा है? चलते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बंगाल में इस वक्त एक पुनर्जागरण की तरह से काम हो रहा है, चूंकि जो सब मुख्यमंत्री अक्सर हमने देखा कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते रहे, सब सरकारें हम्म। जो राज्य होती हैं, लेकिन शुभेंदु 10 दिन में उसको ले आए हैं आगे। यानी जो 100 दिन का कामकाज होता था, शुभेंदु ने वो 10 दिन में समेट दिया है। और ये मुझे लगता है कि बाकी आने वाले मुख्यमंत्रियों के लिए एक चुनौती के तौर पर जरूर खड़ा है, क्योंकि उन्होंने जितने काम अब तक कर दिए हैं, वो हर रोज ऐसा लगता है कि शायद ये अब बस होगा, फिर आगे होगा। और ये लगता है कि चलिए, पहले बहुत सारी सरकारें नए आने पे घोषणा करती हैं, जिसको हम लोग हनीमून पीरियड बोलते हैं, वो है। लेकिन वो एक्शन दिख रहा है। जब वो एक्शन दिखने लगता है तो लगता है कि नहीं, ये सिर्फ कोई की गई घोषणा नहीं, बल्कि एक मुख्यमंत्री का जो सिस्टम में बदलाव का जो एक वो दिखता है जज्बा, उसका कार्य रूप भी है। क्योंकि आज वो सबसे बड़ी मीटिंग करेंगे बीएसएफ के साथ। बीएसएफ के साथ ये आप सोचिए कि बीएसएफ लंबे समय से इस बात के लिए था कि वो किसी भी तरह से यहाँ फेंसिंग पूरा कर सके, क्योंकि पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ी इस समय समस्या है तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। वो इस देश के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो सामने मौजूद है, पाकिस्तान के हमले से बड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान बाहर से हमला करता, हमारे जवान हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उसके ऑपरेशंस को पूरा कंप्लीटली तबाह कर देते हैं। अगर लड़ाई और 2 दिन चल जाती तो हम लोगों को पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अलग चीज है। लेकिन ये जो काकरोच जो हैं, ये लोग घुस आए हैं, जिस तरह से घुन देश के अंदर लगी हुई है, तो उसकी सफाई बहुत जरूरी थी। और ममता बनर्जी उसके इसके लिए इनको ताकत देने के लिए लगी हुई थी कि किसी भी तरह इन घुसपैठियों को एक वीआईपी या सरकारी दामाद बना के रखा जाए, जिससे वो इस देश को तोड़ने में लगातार काम करते रहे। क्योंकि अगर आप को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, 22 मई को, अगर सुप्रीम कोर्ट ये 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़, और वो कंटिन्यू कर रही थी। वो सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ इस तरह के बयान देता था। सुप्रीम कोर्ट को उस ऐसी सरकारों को बर्खास्त ही करना चाहिए, या सरकार को कहना चाहिए, वो तो खैर नहीं बर्खास्त करेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी तो पूरी तरह फेल हो गई है। अगर आप राष्ट्र के खिलाफ के जो सबसे बड़ा खतरा है, उसको भी बहुत सिंसेरिटी से आप नहीं देखते हैं। लेकिन चलिए, अब सबसे पहला तो ये हुआ कि उन्होंने पहले ही दिन सबसे पहला कैबिनेट का जो डिसीजन था, उसमें जमीन ट्रांसफर करने का था। जो बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर, जो इतने दिन से रुकी हुई थी, और ममता बनर्जी उसके लिए जो बहाना बना रही थी, वो कोई कोर्ट के लिए भी मजाक का विषय था कि साहब यहाँ जो है हमारा काम इसमें लगा हुआ है, या लोग जमीन नहीं देना चाहते। हम लोग कल से लोग लगातार विजुअल देख रहे हैं, परसों से लोग खुद जा जाके अपनी जमीनों का खुद से खुशी खुशी सरेंडर कर रहे हैं, खुद से खुशी खुशी सरेंडर कर रहे हैं। तो वो झूठ तो ममता बनर्जी का साफ आ गया। इसके बाद आज ये मैं सिर्फ इसलिए दर्शकों को बता दूं, आपके दर्शक चूंकि नई खबरों पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहे, जो आज के समय पे है। आज जो है दूसरा ये हो गया कि उन्होंने 458 फ्रेश इंक्वायरियां शुरू कर दी पोस्ट पोल। जो हिंसा थी, जिसमें महिलाओं के साथ गैंग रेप हुए, हिंदू महिलाओं के साथ कत्ल हुए, उनके पतियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, लाखों लोगों को असम में शरण लेनी पड़ी। और जब वो वापस लौटे तो उसके लिए उनको पैसे देने पड़े। वापस आने पर घुटनों के बल चल के और माफी मांगते हुए, थूक चाटते हुए उन महिलाओं को, उन बच्चों को, हम लोगों ने वो विजुअल्स मौजूद है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं कोई नई कहानी सुना रहा हूँ। ये सब विजुअल्स मौजूद है और सबने देखे हुए हैं। तो वो उन सब में उन सब की 58 नई फ्रेश इंक्वायरियां शुरू की है। दूसरा, उसमें से 181 एफआईआर दर्ज की गई है। ये फ्रेश एफआईआर हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों को शायद उसका मालूम है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये मुझे पता है कि 2021 के बाद जब इतनी जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई, 3 दिन हो गए थे, विजुअल्स लगातार आ रहे थे, तो कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से कहा कि इसको रुकवाया जाए। तब हाई कोर्ट ने भी इसमें सुओ मोटो, और वो दोनों मिलके एक केस हुआ कि भाई इस पर रोका जाना चाहिए। तब बंगाल सरकार ने उसमें कोशिश की कि वो उस पर पानी फेर सके, उस तमाम पर। लेकिन लोगों ने, कोर्ट ने खुद देखा तो एक कमेटी गठित की गई जिसने जांच की, और उस जांच में जो हैरोइंग एक्सपीरियंस उन्होंने बताए, जिस तरह के लोमहर्षक एक्सीडेंट्स बताए गए, उसने कोर्ट को मजबूर किया कि वो कुछ केसेस को
वहां भेजे, सीबीआई को उसमें लिया गया। तो सीबीआई ने कहा कि हमारे पास इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है, तो लिहाजा वो केस सिर्फ दिए गए सीबीआई को जिनमें मर्डर हुए थे और जिनमें रेप हुए थे, सामूहिक रेप हुए थे। तो लगभग इस तरह की उस समय 15,000 शिकायतें तो आई थी, और 15,000 शिकायतों में उनमें से कितनी सही कितनी गलत इसको लेकर बहुत हल्ला हो सकता था, लेकिन इन्होंने ज्यादातर शिकायतों को कुछ सुना ही नहीं था। इन्होंने तो जो पूरा का पूरा उस पर हशअप करने के लिए, और ममता बनर्जी सीबीआई के खिलाफ लड़ने पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक टूथ एंड नेल लड़ी राज्य की पैसे से, क्योंकि ये सीधे से तौर पर था कि उसको महिला मानना या महिला मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा फर्क डालती होंगी। वो इस घटना से साबित होता है कि वो उतनी जहरीले तरीके से उन महिलाओं के लिए असंवेदनशील बनी रही जिनके साथ रेप हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक वो था हिंसा का जो मामला मैंने आपको बताया, 458 नई फ्रेश 181 नई एफआईआर, और जो 59 पुराने केस खोले गए, क्योंकि उन्होंने आने के बाद कहा था वो तमाम केस, यहाँ तक कि वो भी देखिए जिनमें जो कंप्लेंट आई और रजिस्टर्ड नहीं की गई, कि भाई मान लीजिए उसमें सबूत नहीं, यही लिख के कुछ तो करेगा। तो वो सारी चीज रिव्यू करने के लिए कही गई थी, एडीजी सीबीआई को इसके लिए उन्होंने नियुक्त किया था। तो मुझे लगता है आज मंडे में सबसे पहली खबर वही आई, शुभेंदु ने इसको ब्लैक चैप्टर कहा था। और अगर हम इसको देखें, एनएचआरसी का रिपोर्ट का डाटा भी अगर आप देखेंगे तो 1934 इंसिडेंट हुए थे जो एनएचआरसी ने दिए, जो बाद में हालांकि बहुत लंबा था, जिसमें 29 मर्डर थे, 12 सेक्सुअल असाल्ट थे, 351 ग्रीवियस इंजरी थी, और 940 आर्सन वंडलिज्म और 562 इंटिमिडेशन के केस थे। ये तो एनएचआरसी के थे जो उसने जाके देखा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं पे टारगेटेड हमले हुए, महिलाओं पे अत्याचार हुए, लाखों लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जिसमें फाल्ता, डायमंड हार्बर, ये सब आता है। बीरभूम जो अनुबर्तो मंडल का इलाका है, नादिया जहां मतुआ कम्युनिटी और जो सबसे ज्यादा हिंदू जो बांग्लादेश से भाग के आए हुए वो रहते हैं, हुगली और ईस्ट बदनापुर, ये सारे इलाके वो थे जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। ईस्ट मिदनापुर वो इलाका भी है जो शुभेंदु के परिवार का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। हजारों शिकायतें आई, टीएमसी सरकार में एफआईआर नहीं हुई, कमजोर जांच हुई, 60% केसों में उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। 40% में से 30% में उन्होंने जांच को शोडी रखा, मतलब उसमें कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो आज तक उसमें कन्विक्शंस नहीं हुए। एक कन्विक्शंस हुआ था जिसमें 10 साल की बच्ची के साथ एक 55-60 साल का एक आदमी था जो मुस्लिम था, उसको अभी सजा हुई है, वो भी शायद मेरे विचार से पिछले महीने एक कोई सजा हुई, उसने रेप किया था उस वक्त। तो वो तो सब बहाना ढूंढ रहे थे सब तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, तो वो कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तब एक और बड़ी खबर आई है, सोना पप्पू जो माफिया डॉन था जो वहां का, और शुभेंदु के मतलब जो धमकी दे रहा था राकेश सिंह को और सबको, उससे पहले फरार था कि कोई वो कहता था थाईलैंड में बैठा है कोई, वो सबसे बड़ा माफिया था जो अभिषेक बनर्जी के सबसे राइट हैंड विश्वास जो वहां का डीसीपी था उसके इशारे पर चल, शांतनु सेन विश्वास उसका खास आदमी था, उसके साथ प्रॉपर्टी में पैसा लगाता था। तो मुझे लगता है कि वो भी अभी सरेंडर करने पहुंचा है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये तो योगी मॉडल जैसा हो गया कि जिसमें अपराधी खुद ही तख्ती लगा करके सरेंडर करने पहुंचे हैं, और बुलडोजर वगैरह तो चल ही रहा है। तो ये एक शुभ संदेश तो है बंगाल के लिए, लेकिन एक साथ में ग्रेटर बंगाल प्रोजेक्ट था, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे मेरे दर्शकों को? दरअसल ग्रेटर बंगाल का प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी के समय में एक विश्व बांग्ला करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। उसमें उन्होंने क्या किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसमें ये जो उसके लिए एक एनजीओ रजिस्टर्ड किया गया, एनजीओ ने उसमें उसका लोगो बनाया। वो लोगो बनाने के बाद उन्होंने उस एनजीओ ने सबसे पहला काम ये शुरू किया कि उसके लिए ये मतलब मैं ये कहूँ, अगर उस एनजीओ को ये सब दिया गया कि आप क्या क्या इसमें चेंज करेंगे, तो उन्होंने अशोक चिन्ह को उसके अंदर लिया और उसके बाद उसका पेटेंट बना दिया। और पूरे बंगाल में अगर आपको दिखेगा अशोक चिन्ह पहले दिखाई देता था। फिर बंगाल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अशोक चिन्ह की बजाय उस विश्व बांग्ला को हर जगह, चाहे साल्ट लेक का स्टेडियम हो, चाहे कोई भी सरकारी काम हो, कुछ भी हो, सब पे उन्होंने उसी को लगाना शुरू कर दिया था। अब हालत ये हुई कि जब ये सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि वो उस बांग्ला प्रोजेक्ट को हटाया। दरअसल मैं उसको कई बार ऐसे सोचता हूँ कि बांग्ला बोलने वाले लोग बंगाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, त्रिपुरा में हैं, असम में हैं, कुछ हिस्सा उड़ीसा में बोलते हैं, कुछ उसमें चूंकि ये रहे हैं इस तरह से उनके बांग्लादेश उसका बंगाल का
हिस्सा रहे हैं उड़ीसा और बिहार, तो उसमें भी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा तो कहीं नहीं है। आप विश्व बांग्ला का जो है उसका मतलब सीधा-सा है, ये तो सब देश के हिस्से हैं। आप जब विश्व बांग्ला तो आप उसके साथ बांग्लादेश को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, चूँकि 2015 में इस बात की खबरें भी आई थी कि अभिषेक जो है वहाँ के एक आतंकी से मिला। फिर उसके बाद जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी बांग्लादेश में इस समय पागलपन की हद छा गई है। वो कहते हैं कि शुभेंदु को हटा के वो लाओ, ममता को वापस लाओ और ये सब और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब ये दिखाता है कि ममता बनर्जी किसी ग्रेटर प्लान में ज़रूर शामिल थी। वो चाहे अनजाने जाने जो भी उनका मतलब होगा, लेकिन बांग्लादेश के उन जिहादियों को जो हिंदू महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उनको माले गमिन बना के सेक्स स्लेव बना के दुनिया के बाजारों में बेचना चाहते हैं, जो दीपू दास को जिंदा जलाते हैं, जो कत्ल व गारत करते हैं, जो हिंदुओं को लगातार 28% आबादी को 7-8% तक ले आए हैं, उन लोगों को अगर ममता बनर्जी पसंद आ रही थी तो मैं नहीं मानता कि इसका पीछे कोई बहुत ही कोई होलिस्टिक कारण रहा होगा। उनको मालूम होगा कि ये महिला हमारे उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है जिनको हम सपने में देखते हैं, जिसमें से एक ग्रेटर बांग्ला है। हालाँकि ये तो इस्लामिक जो जिहाद का एक कांसेप्ट है कि वो चाहे कुछ भी हो, मरने के लिए 72 हुरों के लिए वो हमेशा तड़पते रहते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि भारत के साथ जो भी अगर कभी भी कोई हमला हुआ तो भारत उनको अगले 10 मिनट से 20 मिनट में पूरे बांग्लादेश का घुस भर देगा, क्योंकि ये बांग्लादेशी वही हैं जिन लोगों की महिलाओं के साथ पाकिस्तानियों ने रेप किए थे और वहां उनको सेंटर बनाने पड़े थे जब पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत सरकार और सब लोगों ने, जो अबॉर्शन सेंटर बने थे। 60 साल की महिलाओं से लेके 80 साल की महिलाओं तक, 6 साल की बच्ची से लेके हर एक सामूहिक गैंग रेप का शिकार थे। ज्यादातर 5 से 7 लाख लोगों को, पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, पाकिस्तानी का आजकल अखबार भी लिखने लगे इस तरह की चीजें। तो वो सब हुआ। तो तब तो इनको नहीं समझ में आया। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए इस समय लोकतंत्र फलाह की बातें कर रहे हैं और सब वोट चोरी, इन सब के परिवार वहां से भाग के आए, ये खुद भाग के आए। ठाकुर गुहा टाइप लोग, ठाकुर गुप्ता क्या नाम, परंजय ठाकुर गुप्ता कि 12 साल से भागे। अगर आपको इतना सारा पसंद था तो आपको वहीं रहना चाहिए था और अभी भी चले जा सकते हैं। मैं बांग्लादेश में आपकी सेवाएं देखते हुए शायद वो आपको शरण दे दे। तो इस तरह इनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ग्रेटर बांग्लादेश कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जरूर था जिसमें कुछ ना कुछ तो तय था। भी मैं जब रिसर्च कर रही थी तो चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल जो कोलकाता में है, मा जंगवा, इन्होंने कहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में है कि ये ईस्टर्न इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट सबसे कनेक्ट कराती है। और यहाँ से अगर हमको रास्ता मिल जाए तो हम ट्रम्प के टैरिफ वगैरह को काउंटर कर सकते हैं। ये और अम, चाइना इस तरीके के मंसूबे रख रहा है कि जो वेस्ट बंगाल है वो ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट है और वहां से हम अपनी बेल्ट एंड रोड निकाल करके बे ऑफ बंगाल को कर लेंगे, जबकि ये इलेक्शन हम जीत चुके हैं। ये आज ही की न्यूज़ है। जी। देखिए, दरअसल मैं बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इस तरह से देखता नहीं हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गहराई से, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें अखबारों में इशारे के लिए दी जाती हैं। तो हम लोगों को, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि चाइना या ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। चाइना का एक इच्छा है कि वो इस पूरे हिस्से में उसको कंट्रोल कर सके, चूँकि जो नेपाल का हिस्सा है वो जुड़ता है, चिकन नेक है और चाइना को मालूम है कि पूरी दुनिया में अगर किसी के पास उसकी ताकत है। दरअसल 2 चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि जो अमेरिका ने ईरान के साथ किया, लोगों को लगता है कि ईरान जीत गया, तो इसलिए नहीं जीत गया कि ईरान जीत गया या हुआ। लेकिन अमेरिकन्स नहीं जीते हैं, ये तो क्लियर हुआ। ये इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि उनका लैंड पे उनका फुट नहीं पड़ा। वो अमेरिकन सोल्जर्स उनकी जमीन पर नहीं उतरे। क्यों नहीं उतर पाए? क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स की कीमत है। अमेरिकन सोल्जर अपने मरने, एक सिपाही की लाश देखने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यानी एक जो डेमोग्राफी है वो किसी भी सोसाइटी की ताकत होती है आज भी। जबकि हजारों साल बाद हम ड्रोन बना चुके, हम सब बना चुके। ड्रोन उस कैपिटल को कैप्चर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लोग हम्म। चाहिए। चाइना को मालूम है पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जो उसकी आबादी के बराबर है, उसकी आबादी से जवान आबादी है और जिसके पास इतनी ही पुरानी एक लीगेसी है और जिसकी कंटिन्यूटी है। भले ही वो बाद में विदेशी हमलावरों की वजह से टूटती रही हो, बट वो तो इसीलिए चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि भारत कभी भी इस लायक खड़ा हो जाए कि वो उसको चुनौती दे सके।
तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि वो इस तरह के काम करता रहता है, कभी बांग्लादेश में कभी इस तरह बंगाल में। और चूँकि बांग्लादेश के जो लोग हैं, अब ट्रेनिंग सेंटर जो है उनका, जो पहले उनके आईएएस को जो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो पहले 2014 से यहाँ हमारे यहाँ आया करते थे, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में। अभी उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, तो जो नए बैच हैं बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान जाएँगे। तो ये एक ट्रायंगल तो बनता ही है अगर आमने-सामने, तो वो ये कहेगा, चूँकि वहाँ वैसे भी चाइनीज़, दरअसल इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है कि कोलकाता में एक चाइनीज़ आबादी भी रहती है, चाइना टाउन भी है। हालाँकि वो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, लेकिन वो 1947 के हैं, वो आज भी जो चमड़े का काम है, जूते का काम है, आपको अचानक बहुत फ्लुएंट बंगाली बोलता हुआ कोई चाइनीज़ मिल जाएगा तो आप आश्चर्य करेंगे। तो वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे मैं घूमता रहता था तो मुझे दिखता था कि भाई ये तो चाइनीज़ है। तो ये उससे पहले 2014-14 में हम लोगों ने ये स्टोरीज़ भी की थी, क्योंकि हुआ क्या था कि बर्मा हमारा हिस्सा हुआ करता था। बर्मा में से जब डिवीज़न हुआ तो बर्मा अलग हुआ, तो बर्मा में जितने लोग थे वो यहाँ आए, चाइनीज़ थे वो इंडियन की तरफ आए, क्योंकि इंडिया से चाइना, तो वो बर्मा से चाइना नहीं गए, वो इंडिया में आए, चूँकि पार्ट ऑफ इंडिया था बर्मा। तो इसीलिए वो जो उनके पास पासपोर्ट था वो ब्रिटिश पासपोर्ट था। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही हैं, तो मुझे लगता है कि चाइना का ऐसा होगा, लेकिन इसको तो हमारी केंद्र सरकार देख ही रही है कि एक-एक चीज़ कि कैसे क्या होगा। और जब ये सरकार यहाँ शुभेंदु की आ गई है, यानी बीजेपी की सरकार आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह का इस तरह की फिशी डील वहाँ होने देंगे। देखिए, भारत को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, चाइना के साथ आप लगा ही रहे हैं ना, नोएडा में आपके प्लांट लगे ही हुए हैं ना उनके। हुँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप अपने आप को काट लें $100 बिलियन के उसमें। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसा आ रहा है और वो किस तरह से आ रहा है और उसको कैसे रिटर्न होना है, ये सब अगर हमारी सरकार का नज़र होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इस तरह की चीज़ें तो आएँगी। थैंक यू फॉर गिविंग सच ब्यूटीफुल इनसाइट सर। हम आपसे फिर से बात करेंगे और बंगाल पे अपडेट लेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।